गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शमा। आज करंट अफेयर की क्लास है। आज है 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन के बारे में। क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी रीजन से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर। ये दिवस लोगों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, कार्यों और उपलब्धियों के बारे में जागरूक करने के हेतु मनाया जाता है, जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सप्ताह भी मनाया जाता है, जो 20 से 26 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और उसी वजह से इसकी जो एनिवर्सरी है वो हर साल 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें अभी जो करंट सदस्य देश हैं, इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं वो कितने हैं? 193 हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो केवल 51 देशों के साथ हुई थी और अभी कितने हैं? अभी 193 हैं। भारत शुरू से ही इसका सदस्य राष्ट्र रहा है। अब इसके जो अंग है वो कितने हैं? तो टोटल 6 अंग है। इसके जो ऑर्गन है इसके वो कितने हैं? 6 हैं। पहला क्या है? महासभा। यहाँ पर सभी देशों का क्या रहता है? प्रतिनिधित्व रहता है। तो इसी वजह से इसे विश्व संसद भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 193 कंट्री हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व होता है और ये संगठन अन्य जो ऑर्गन हैं उनकी देख रेख भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सुरक्षा परिषद। इसका मुख्य काम क्या होता है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं और 10 परमानेंट नहीं होते हैं। तो जो परमानेंट सदस्य होते हैं, अगर वो किसी भी मुद्दे पर अपना वोट देते हैं तो वो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हित का मुद्दा बन जाता है। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और इस पर ये 5 देश अपना वोट नहीं दे रहे हैं तो वो फाइनल नहीं होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय हित का मुद्दा नहीं माना जाता है या फिर वो फाइनल नहीं होता है। जैसे वोटिंग होती है तो वोटिंग में इनका वोट देना अनिवार्य है अगर किसी भी कानून को अंतर्राष्ट्रीय व्यापक कानून बनाना है उसके लिए। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? वो 10 होते हैं। हर सदस्य का क्या होता है? एक वोट होता है। तो इन 5 अगर किसी पर वोट करेंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करता है। न्यास परिषद अभी रिसेंटली काम नहीं कर रहा है, लेकिन निलंबित है इसका काम, जो संचालन है वो निलंबित है, रद्द नहीं किया गया है। तो ये भी एक इसका ऑर्गन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? कानूनी विवादों का, जो भी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी तरीके का विवाद हो जाएगा तो उन कानूनी विवादों का जो निपटारा किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि सभी जितने भी ऑर्गन है उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पर ये वाला ऑर्गन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। ये न्यूयॉर्क में है बाकी सारे, और ये इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ पर है? ये हेग, नीदरलैंड में है। और लास्ट ऑर्गन क्या है? सचिवालय ये प्रशासनिक काम करता है। जितने भी प्रशासनिक काम है संयुक्त राष्ट्र के वो सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा का अनावरण तिरुवनंतपुरम के राजभवन में किया है? तो कौन से राष्ट्रपति का? सबसे पहले इनका दौरा चल रहा है। हमारे जो अभी करंट राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनका कहाँ का दौरा चल रहा है? केरल का दौरा चल रहा है। तो केरल के दौरे के दौरान उन्होंने तिरुवनंतपुरम के राजभवन में एक प्रतिमा का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। तो वो जो अनावरण किया है प्रतिमा का, वो किसकी प्रतिमा है? पूर्व राष्ट्रपति है, ये तो क्वेश्चन में ही है। तो कौन है? श्री R.K. नारायण जी, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23 अक्टूबर कल तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उस टाइम मौजूद थे वहां पर जब इसका अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का, किसकी प्रतिमा थी? पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, नाम क्या है? KR नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री से उन्हें आसियान की अध्यक्षता मिलने पर बधाई दी? तो किस देश के प्रधानमंत्री को आसियान की अध्यक्षता मिली है? क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है। प्रधानमंत्री ने बधाई तो दी ही है, तो किस देश के प्रधानमंत्री को?
मलेशिया के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं कौन? अनवर इब्राहिम। श्री अनवर इब्राहिम को क्या मिली है? आसियान देश के अध्यक्षता का, अब उनको अध्यक्षता वो करेंगे। तो मलेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री श्री इब्राहिम को किसने, हमारे प्रधानमंत्री ने बधाई दी है और मलेशिया के नेतृत्व में आगामी आसियान संबंधी शिखर सम्मेलनों में सफल आयोजन के लिए भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शामिल होने की अपनी रुचि भी व्यक्त की है और आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है। अब ये जो आसियान है वो है क्या? तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। ये एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया शामिल है। इसकी स्थापना संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निंगोल चाकोबा 2025 किस राज्य में उत्सव के रूप में मनाया गया? तो अभी क्या, कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है मणिपुर में। निंगोल चाकोबा ये एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल ऐसा होता है जहाँ पर बहनों को बुलाया जाता है, जो मैरिड वुमेन होती है या महिलाएं होती हैं या बहनें होती हैं, उनको भाइयों के द्वारा बुलाया जाता है। तो निंगोल चाकोबा मणिपुर का एक संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पर्व है जहाँ पर विवाहित, मतलब मैरिड महिलाएं जो होती है, मैरिड वुमेन होती है, उनको क्या कहा जाता है? निंगोल। और उनके भाई या उनके फैमिली का, जो पैतृक फैमिली होती है, उनका कोई परिवार का सदस्य के बीच मजबूत पारिवारिक बंधन का उत्सव है। और ये त्योहार मैतेई चंद्र कैलेंडर के हियांगेई महीने के दूसरे दिन हर वर्ष मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में ज्यादातर क्या मनाया जाता है? भाई दूज मनाया जाता है, वैसे ही वहां पर मणिपुर में ये त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को, ये न्यायमूर्ति हैं कहाँ की? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस बोर्ड के? विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सलाहकारी अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। तो कहाँ की है? ये दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति, क्या नाम है? प्रतिभा एम सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल क्या रहेगा? 2025 से 2027 तक रहेगा। और ये पहली बार ऐसा है कि कोई भारतीय इस प्रतिष्ठित वैश्विक भूमिका में चुना गया है जो भारत को बौद्धिक संपदा कानून और नीति में बढ़ती नेतृत्व क्षमता की महत्वपूर्ण पहचान है। विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और ये दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करता है। इसका सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस न्यायिक क्षेत्र में के विशेषज्ञों और जजों से मिलकर बना है, जो विपो को ये मार्गदर्शन देता है कि उसकी नीतियां विभिन्न न्यायिक प्रणालियों के मानकों के अनुरूप हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिडे विश्व कप 2025 का लोगो और गान। लोगो क्या होता है? कोई भी जो शुभंकर होता है उसी तरीके से लोगो होता है। और गान एक सॉन्ग किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने इसको जारी किया। क्या? एक लोगो और वहां का एक गान। तो ये जो जारी किया गया वो क्यों किया गया? क्योंकि जो फिडे वर्ल्ड कप अभी होगा वो कब होगा? इस मंथ एंड में, मतलब अक्टूबर के मंथ एंड से स्टार्ट होगा, 30 या 31 से। और ये कब तक? 31 से स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा? ये 27 नवंबर तक चलेगा। तो ये चेस का एक वर्ल्ड कप है। तो कहाँ होने वाला है? ये गोवा में होने वाला है। इसी वजह से इसका क्या गान और लोगो दोनों ही अनावरण किया गया या दोनों ही जारी किए गए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं गोवा के मुख्यमंत्री। 21 अक्टूबर को 2 दिन पहले गोवा के पणजी में एक सांस्कृतिक समारोह में फिडे वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है। चेस के इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसका आगाज कब होने वाला है? 31 अक्टूबर को होगा मंथ एंड में और 27 नवंबर तक चलेगा। गोवा में आयोजित हो रहे इस वर्ल्ड कप में 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। फिडे वर्ल्ड कप उत्तर गोवा में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा और यहाँ पर 82 देशों के 206 जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर भाग लेंगे और उच्च दाव वाले नॉकआउट टूर्नामेंट होगा ये। इसका थीम सॉन्ग इट्स योर मूव इसका
थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया जो गान है, और किसने गाया है? दलेर मेहंदी ने गाया है। और इसका जो लोगो है वो गोवा की जीवंत सांस्कृतिक पहचान और शतरंज की रणनीतिक गहराई को 3 ट्रेपेजाइडल पैनलों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें पहला क्या है? हरा पैनल नीली लहरों पर सफेद पाम का पेड़ गोवा की समुद्री सुंदरता का प्रतीक है, और लाल पैनल शतरंज का सफेद चेकबोर्ड पैटर्न है, और पीला पैनल घुमावदार किरणों के साथ एक स्टाइलिश सूरज गोवा की गर्मजोशी और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामानुज फेलोशिप का नाम किस महान भारतीय गणितज्ञ के सम्मान में रखा गया? तो किसके? श्रीनिवासा रामानुज के सम्मान में रखा गया है। तो ये किसने शुरू किया? जो रामानुज फेलोशिप है वो किसने शुरू किया? तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर ये शुरू की है। तो भारत और ब्रिटेन ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुज फेलोशिप शुरू की है। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत रामानुज जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की शुरुआत की है, और ये कार्यक्रम महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के नाम पर रखा गया है, और इसका उद्देश्य युवा भारतीय प्रतिभाओं को सैद्धांतिक विज्ञान में विकसित करना और उन्हें लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस लिम्स में अग्रणी ब्रिटिश शोधकर्ताओं के साथ सहयोग का अवसर प्रदान करना है। और ये पहल यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के भारत दौरे के दौरान घोषित की गई थी। जब कियर स्टारमर हमारे यहाँ आए थे भारत की विजिट पर, तब ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला शहर कौन सा बना है जिसने वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, मतलब बाढ़ आने से पहले ही उसका रियल टाइम पता कर लेने के लिए क्या शुरू की है? एक प्रणाली शुरू की है। तो ऐसा पहला शहर कौन सा बन गया है भारत का, ये पूछा जा रहा है। तो रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, मतलब बाढ़ आने से पहले ही एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस टाइम बाढ़ आने वाली है। यह है चेन्नई। तो चेन्नई भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है, ये ध्यान रखिएगा, पहला है तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट RTFF और SDSS को लागू किया है। ये RTFF और SDSS ये है क्या? ये एक उन्नत तकनीकी प्रणाली है जो रियल टाइम डेटा का उपयोग करके बाढ़ की निगरानी और पूर्वानुमान लगा लेगी कि कब आने वाली है बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्तिक नारायण ने हाल ही में किस कंपनी में मुख्य उत्पाद अधिकारी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में शामिल हुए हैं? तो किसमें? गूगल क्लाउड में। कौन? कार्तिक नारायण। एक्सचेंजर के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड का चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसका? गूगल क्लाउड का। किसको? कार्तिक नारायण को। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई जी। इन्होंने क्या कहा कि ये नियुक्ति का उन्होंने वेलकम किया है और कहा है कि नारायण का नेतृत्व कंपनी की AI और क्लाउड सेवाओं में वृद्धि की ओर तेज करेगा, मतलब जो उनकी वृद्धि है AI की और उसको और ज्यादा तेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने हाल ही में कौन सा सिस्टम समाप्त कर दिया है? तो कौन सा सिस्टम समाप्त कर दिया है? कफाला सिस्टम समाप्त कर दिया है। कफाला सिस्टम होता क्या है? तो कफाला सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी कोई विदेशी, मतलब किसी अदर देश का नागरिक वहां पर काम करने के लिए, जॉब के लिए जाता है, तो वहां पर दास प्रथा की तरह, दास प्रथा नहीं कहेंगे इसको, दास प्रथा की तरह उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था, उनके साथ सही से बिहेवियर नहीं किया जाता था, कि इनके साथ जो भी मजदूर या फिर जो भी काम करने वाले लोग होते थे उनसे बेगारी कराई जाती थी। तो उस जो वहां पर एम्प्लॉयर होते थे उनको कहा जाता है कफील। और कफील का मतलब क्या होता है कि जो लोग उनको एम्प्लॉय हैं, उनको एम्प्लॉयर जो उनका है, जो उनको नियोक्ता है, जो उनको दे रहे हैं जॉब, वो उनके साथ एक कफाला सिस्टम के माध्यम से बेगारी वाला बिहेवियर करते थे या फिर उनके साथ दास प्रथा वाला बिहेवियर करते थे। तो अब उसको समाप्त कर दिया गया है। जून में ऐसी घोषणा की थी कि समाप्त किया जाएगा और अब ये लागू हो गया है अक्टूबर से। तो सऊदी अरब ने 5 दशक पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब विदेशी श्रमिकों को नौकरी बदलने या देश छोड़ने के लिए नियोक्ता की अनुमति नहीं लेनी पड़े। नियोक्ता मतलब कफील कहा जाता है उसको। ये फैसला 13 मिलियन विदेशी कामगारों, जिनमें 25 लाख भारतीय शामिल है, कि बड़ी राहत लेकर आया है। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि वहां पर लोग काम करने जाते थे, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था और उनको बिना अनुमति से वो जॉब छोड़ ही नहीं सकते थे, या फिर उनकी जो सैलरी है वो रोक ली जाती थी और वो भाग कर आते थे, अपने देश पहुंचते थे। तो ये जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया है। सऊदी अरब ने जून 2025 में ये घोषणा की थी और लाखों विदेशी मजदूरों पर लागू कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब अक्टूबर 2025 से इसको लागू कर दिया गया है।
इससे क्या हो रहा है कि विजन 2030 योजना के तहत अर्थव्यवस्था और मानव अधिकार सुधारों की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि मानव के साथ ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार करना नहीं चाहिए। तो ये मानव अधिकार सुधार और अर्थव्यवस्था के तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कफाला प्रणाली को अक्सर क्या आधुनिक दास्ता, मतलब एक दास्ता ही है कि उनको क्या करना है कि वहां पर मजबूर हो जाते थे, नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। अगर वो पसंद नहीं है नौकरी, तब भी उनको नौकरी करनी पड़ती थी, क्योंकि ये मजदूरों की गतिशीलता, नौकरी बदलने की स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा पर कठोर प्रतिबंध लगाती थी। अब इस बदलाव के बाद विदेशी कामगार, जितने भी लोग बाहर से काम करने के लिए आए हैं, वो लोग विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों को गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा की नई उम्मीद मिली है। कफाला की शुरुआत 1950 के दशक में अधिकांश गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल देशों में हुई थी। जितने भी गल्फ कंट्रीज थी वहां पर ये कफाला सिस्टम चलता था। 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है? ऐसा कौन सा देश है जिसने ऐसा कहा है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते, उसकी अनाउंसमेंट की है, ऐसा अभी लागू नहीं किया है। तो ऐसा कौन सा देश है? तो देश कौन सा है? यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ऐसा कहा है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वो अपना कोई भी बच्चा 16 साल से कम उम्र का अपना अकाउंट बनाता है, तो अकाउंट के लिए एज मैंडेटरी ऑप्शन हो जाएगा वहां पर। और ये ऐसा अभी सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया है। तो कोई भी 16 साल से कम की एज का बच्चा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएगा। जब ये लागू हो जाएगा तब। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि किशोर मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच न्यूजीलैंड अब ऐसा कानून पेश करने जा रहा है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाएगा। और ये विधेयक नेशनल पार्टी की सांसद, क्या नाम है इनका, कैथरीन वेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रावधान ये है कि तकनीकी कंपनियों को नए उपयोगकर्ताओं, मतलब जब नया अकाउंट बनाएगा यूजर, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने से पहले उनकी आयु सत्यापन, जो एज वेरिफिकेशन है, वो मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस उद्देश्य के लिए भैरव बटालियनों का गठन किया है? तो किस उद्देश्य के लिए क्या है? तीव्र हमला अभियानों के लिए भैरव बटालियनों का गठन किया जा रहा है। तो भारतीय सेना एक साहसिक परिवर्तन से गुजर रही है, जिसमें 25 भैरव बटालियनों की स्थापना की जा रही है। ये नई श्रेणी की एलीट यूनिट नियमित इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच कार्य करेगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जुलाई 2025 में भैरव बटालियनों के बारे में घोषणा की थी। और ये एक हाइब्रिड युद्ध मॉडल है। प्रत्येक इन्फेंट्री बटालियन में मौजूद घातक प्लाटून लगभग 20 सैनिकों के होते हैं और भैरव बटालियन लगभग 250 सैनिकों की होंगी। और भू विशिष्ट मिशनों के लिए विशेष प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।